उन मेलों में अपनी ज़रूरत की चीज़ें, एक बाज़ार लगता था और उन बाज़ार में हम अपनी चीज़ें ज़रूरत की खरीद पाते थे। आजकल ये जो पुस्तक मेला लगा है, थोड़े दिनों पहले यहाँ ट्रेड फेयर लगा था, एक बड़ा बाज़ार, और उसके बाद आज ये पुस्तक का मेला। तो पहले मेलों में बाज़ार लगते थे, अब बाज़ार में मेले लगते हैं। तब और अब में थोड़ा अंतर ये आया है महत्वपूर्ण, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बाज़ार और मेले दोनों में तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के रंग हैं। तो आज उसमें से एक रंग ये कविताओं का है। मैं इस अवसर पर, मैं भी हिंदी का कवि हूँ और गज़ल कहता हूँ, तो इस अवसर पर इस बाज़ार में जो बातें छन छन कर, इस पुस्तक मेले के बाज़ार में जो बातें छन छन कर पिछले 9-10 दिनों में आई हैं, मैं सुनता रहता था। तो एक बातों को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में गज़ल कहता हूँ, हिंदी कविता परंपरा में गज़ल कहता हूँ। मित्रों, पहली बात कि गज़ल को लेकर एक मान्यता है कि गज़ल उर्दू से हिंदी में आई है, लेकिन ऐसा है नहीं। कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं, हिंदी के कवि हैं। उनकी गज़ल है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। दूसरी तरफ उर्दू गज़ल के जन्मदाता वली मोहम्मद वली साहब 18वीं शताब्दी के उर्दू के शायर हैं। उनको उर्दू का बाबा आदम भी कहते हैं, वली दकनी। वो 18वीं शताब्दी के हैं। अगर मैं हिंदी की गज़ल को अमीर खुसरो, जो हिंदी के पहले कवि हैं, वहाँ तक ले जाऊँ तो बात 13वीं शताब्दी तक पहुँचती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी में गज़ल तब से है जब उर्दू का जन्म भी नहीं हुआ था। पहली बात जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हम नहीं जानते। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों भाषाओं की अपनी अपनी परंपरा है। उर्दू भाषा की अपनी परंपरा है और हिंदी भाषा की अपनी परंपरा है। हिंदी कविता की अपनी परंपरा है। हिंदी की जड़ें संस्कृत में हैं और उर्दू की जड़ें फारसी में हैं। अब दोनों भाषाओं की अपनी अपनी काव्य संस्कृति भी है। लाख बहनापे के बावजूद कि माँ और मौसी का रिश्ता है हिंदी और उर्दू में, दोनों में बुनियादी रूप से बहुत अंतर है। हमको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। समानता बहुत है। दोनों जब सादगी में चली आती हैं, सादगी बयानी में चली आती हैं, तो एक जैसी लगती हैं, फिर भी काव्य संस्कृति दोनों की अलग अलग है। तीसरी बात जो मैं इस मेले में भी और वैसे भी सुनता रहता हूँ, लिपि को लेकर। अरे भाई, फारसी में लिख दो तो उर्दू गज़ल है, और देवनागरी में अगर हम लिख दें तो हिंदी गज़ल है। यह बात कुछ वैसे ही है जैसे अगर तुलसी के रामचरितमानस को अगर रूसी भाषा में, जो उसकी अपनी एक लिपि है, उसमें लिखकर कोई कहे कि तुलसी रूसी भाषा के कवि हैं, तो क्या आप उसको मान्यता देंगे? भाई, लिपि भाषा नहीं है, भाषा का एक अवयव है, उसकी पहचान का एक तत्व है। लेकिन केवल लिपि से भाषा का को तय करना, ये बात बुनियादी रूप से गलत है। बहुत सारे कारकों के आधार पर भाषा तय होती है, लिपि उसका एक कारक है। तो केवल लिपि बदल देने से गज़ल गज़ल है। ये मुझे याद आता है कि बहुत पहले उर्दू के महान शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा है कि हिंदी गज़ल को हिंदी वाले आगे जीवित रखेंगे, उर्दू वालों ने तो उसका दम घोंट दिया है। अब बताइए, 3-4 दशकों पहले उर्दू के एक महान शायर को हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल के अंतर का पता है, लेकिन हम हिंदी वाले, गज़ल तो गज़ल होती है, गज़लें हिंदुस्तानी में होनी चाहिए, दुष्यंत को क्यों आप हिंदी और उर्दू में बांटते हो? भाई, भाषा की अपनी एक परंपरा है और हम उस भाषा से जुड़े हुए लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वर्ड्सवर्थ भी सोनेट लिखते हैं और त्रिलोचन ने भी सोनेट लिखे हैं। तो क्या हम एक ही भाषा की परंपरा में वर्ड्सवर्थ के सोनेट को और त्रिलोचन के सोनेट को रख सकते हैं? मतलब यह है कि दोनों की अपनी अपनी परंपरा है, दोनों भाषाओं की अपनी अपनी परंपरा है। और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बात को कहने का काम हिंदी के आलोचकों को करना चाहिए था, किंतु 5-7 दशकों से आलोचना ने इस विषय को लगातार इसकी उपेक्षा की, हिंदी काव्यालोचना ने। और इससे ये नुकसान हुआ
कि हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल के बीच में जो एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए या समझ विकसित होनी चाहिए, वो विकसित नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे एक माहौल बदला है और दीवारें अब गिर रही हैं, कहा जाए बादल अब छट रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे आलोचक हिंदी में भी आ रहे हैं। और हिंदी गज़ल की एक परंपरा जो कबीर, भारतेंदु और निराला रंग और दुष्यंत में त्रिलोचन दुष्यंत और अदम भवानी शंकर से होती हुई आज तक आती है, वो परंपरा अपने तथ्य के आधार पर, तथ्य भंगिमा, मुहावरे, बिंब और प्रतीकों के आधार पर लगातार हिंदी साहित्य को अब समृद्ध कर रही है। और जब कविता समृद्ध होगी तभी अच्छे आलोचक भी आएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि इधर कुछ नए आलोचक भी इस काम को करते हुए आ रहे हैं। मैं गोरखपुर के हिंदी के युवा जनधर्मी आलोचक कवि श्रीधर मिश्र जी को याद करता हूँ कि पिछले 2 दशकों से इन पूरी विधाओं को, जिसको आलोचना ने अनदेखा किया है, चाहे वो गीत हो, कविता हो, दोहा हो, और उसका लगातार उसकी उपेक्षा हुई है, गज़ल हो, छांदस काव्य रूपों की हिंदी आलोचना ने जो अनदेखी की है, बड़ी उदारता के साथ में हिंदी के कुछ आलोचक इधर आ रहे हैं। उनमें श्रीधर मिश्र का नाम सबसे आगे, वो लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज हिंदी गज़ल की बात करूं अगर मैं, तो दुष्यंत से अगर मैं लूँ तो दुष्यंत की पुण्यतिथि का ये 50वां वर्ष है। 30 दिसंबर 1975 को उनका निधन हुआ था। ये 2025 का समय है, यह 50वां वर्ष है दुष्यंत के निधन का। और जो मानक किताब है हिंदी गज़ल की, साए में धूप, उसके प्रकाशन का भी ये 50वां वर्ष है। अक्टूबर में हरदोल सिंह मुख्यमंत्री थे, तब लोकार्पण हुआ था उसका भोपाल में। 50वां वर्ष है यह। तो एक तरह से समकालीन गज़ल का यह स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस 50 वर्षों में बहुत सारे हिंदी के गज़ल के विशेषांक आए हैं, बहुत सारे शोध कार्य हो रहे हैं, देश दुनिया भर में काम हो रहे हैं, और इस काम को लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि दुष्यंत हिंदी गज़ल के कोई गेटवे हैं, कोई प्रवेश द्वार है, नहीं, वो प्रकाश स्तंभ है भाई। उनकी गज़लों को देखकर बहुत सी भाषाओं की गज़लों ने अपना अपना रास्ता तलाशा है। तो इसलिए दुष्यंत की गज़लों को इस संदर्भ में याद किया जाना चाहिए इस वर्ष में। आज लंबी बात हो जाएगी, मैं उसको छोड़ता हूँ। मैं रंग बारिश पर बात करता हूँ, क्योंकि इस किताब का आज लोकार्पण भी है। और रंग बारिश, कई तरह की रंग बारिश मेरे सामने है।